हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अनंत तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका जो स्टैटिक जीके है सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में आपका जो प्रश्नों की शुरुआत है करंट अफेयर्स से है। और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आप देख रहे हैं आपके विज्ञान से भी, ज्योग्राफी से भी, और ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं आपका एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ विज्ञान में भी आपके चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी को उठाया गया है। इसके अतिरिक्त आपका एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल, और साथ ही साथ आपके मॉडर्न इंडिया से भी आपके प्रश्न उठाए गए हैं। तो चलिए सारे प्रश्नों पे चर्चा होगी, अच्छे से चर्चा होगी। और चर्चा करने से पहले मेरा आप लोगों से वही एक छोटा सा निवेदन कि प्लीज एक बार अपने अपने लेवल पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस चर्चा परिचर्चा में शामिल हो जाएं। तो एक बार प्लीज जो है अपने लेवल पर आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि और लोग भी शामिल हो जाएं, और फिर इसके बाद में क्वेश्चनों पर क्रमशः चर्चा की जाए। चलिए तो आते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपका दिसंबर की घटना पर आधारित है, और एक संशोधन इसमें करना चाहूंगा। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया है, तो मध्य प्रदेश की जगह यहां पर आप कर लेंगे क्या, उत्तर प्रदेश। तो मेरे ख्याल से ऊ और मां में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हुआ है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। पहला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों, कि गांव में उत्तराधिकार को लेकर जो भी आपके भूमि विवाद होते हैं उनको समाप्त करने और मुकदमों पे अंकुश लगाने के लिए 2 माह तक चलने वाला जो आपका विशेष अभियान है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपका। और 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, विरासत है, उत्तराधिकार है, वंशावली है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। चलिए बिल्कुल शुरुआत आपने बहुत धमाकेदार की। 2 उत्तर आए मेरे पास में पहले, और शुरुआती 2 उत्तर ही आपके दोनों ही उत्तर सही हैं। चलिए तीसरा उत्तर भी बिल्कुल सही ही आया है। गुड, वेरी गुड। और जितने भी उत्तर आ रहे हैं ये सारे के सारे उत्तर सही आ रहे हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। ये जो आपका इसमें सही विकल्प है वो आपका है विरासत। और इसके द्वारा क्या होगा, गांव में जो भी आपके संपत्ति संबंधित, भूमि संबंधित जो भी अनावश्यक मुकदमे हैं, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख मुकदमों के आसपास जो आपके चल रहे हैं उनको निपटाने में इस अभियान से आपकी मदद मिलेगी। तो ये आपका महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एज इट इज आप याद रखेंगे। कौन सा अभियान है, यह है आपका विरासत अभियान। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छिमाही, पहली छिमाही का मतलब है कि अप्रैल से लेकर सितंबर, अगर आप जोड़ेंगे तो 6 महीने हो जाएंगे, में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं एफडीआई। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आया, कि कौन सा ऐसा देश है जिसके द्वारा आपकी पहली छिमाही में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। 4 देश आप देख रहे हैं, मॉरिशस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सिंगापुर है, और मलेशिया है। तो 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में। सही विकल्प का आप लोग चयन करेंगे, कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए बिल्कुल शरद जी एकदम सही हैं आप, बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं मेरे पास में। चलिए देख लेते हैं इसको। कुछ लोगों का उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका भी आ रहा है, साथ ही साथ कुछ लोग मॉरिशस पे भी जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए जो आपका 2020-21 की जो आपका कह रहे हैं पहली तिमाही, इसमें जो आपका सर्वाधिक विदेशी निवेश आपका जिस देश से आया है वो है आपका सिंगापुर। पहली चीज, सिंगापुर आपका पहले स्थान पे है, और जो दूसरे स्थान पे है वो है आपका यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। और जो लोग मॉरिशस कह रहे हैं, याद रखिएगा मॉरिशस आपका लास्ट ईयर था, या पिछले वर्ष आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये आपका पहले स्थान पे था। ठीक। तो ये आपका मॉरिशस नहीं है, मॉरिशस आपका गलत है। इस वर्ष का आपका जो पहली छिमाही में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका जिस कंट्री से आया है वो है सिंगापुर, और दूसरे पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, इनको आप एज इट इज याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कहा जा रहा है
कि दूरसंचार विभाग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, किसके द्वारा जारी की गई है घोषणा? दूरसंचार विभाग द्वारा। 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर फोन करने के लिए नंबर से पहले क्या लगाना अनिवार्य है? कि अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल में फोन करते हैं तो आपको कौन सी ऐसी डिजिट है या कौन सी ऐसी डिजिट्स हैं जो आपको लगाना अनिवार्य है? 0, 00, 01 या फिर 10। तो उत्तर देंगे कौन सा इसमें आपका सही होगा? उत्तर देंगे आप लोग कि इसमें कौन सा डिजिट आपको लगाना अनिवार्य होगा यदि आप लैंडलाइन से मोबाइल में फोन करते हैं तो। बिल्कुल, निधि राजवंशी जी एकदम सही हैं, अजीत जी बिल्कुल, अमृता देवी जी बिल्कुल एकदम सही, दीपक गुप्ता जी बिल्कुल। ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 0, और जो लोग 0, 1 या 00 कह रहे हैं वो लोग लग रहा है तुक्का मार रहे हैं। देखिए, ये जो आपका लैंडलाइन से यदि आप मोबाइल पे फोन करते हैं तो जो डिजिट आपको लगानी पड़ेगी वो क्या है? आपकी 0। और ये क्यों लगानी पड़ेगी? इसका लाभ ये होगा कि जो भी आपकी दूरसंचार की कंपनियां हैं उनको अतिरिक्त नंबर जनरेट करने में इससे मदद मिलेगी। तो इसका जो परिणाम निकलेगा वो क्या होगा कि आपके एक्स्ट्रा नंबर, और लगभग कहा जा रहा है कि आपके 24 करोड़ नए नंबर जनरेट करने में मदद मिलेगी। तो इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि दूरसंचार कंपनियों को अतिरिक्त नंबर सृजित करने में मदद मिलेगी। ठीक, पहली चीज। बाकी यदि आप मोबाइल से लैंडलाइन में फोन करते हैं तो आपको 0 नहीं लगाना, मोबाइल से मोबाइल में फोन करते हैं तो भी 0 नहीं लगाना, और अगर लैंडलाइन से मोबाइल में फोन करते हैं तब भी 0 नहीं लगाना। केवल किस कंडीशन में आपको 0 लगानी है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 0 डिजिट क्वेश्चन को आपके पलट भी सकता है। ध्यान से सुनेंगे आप, आपसे पूछ ले कि 0 डिजिट लगाना अनिवार्य है लैंडलाइन से मोबाइल में फोन करने के लिए, लैंडलाइन से लैंडलाइन में फोन करने के लिए, लैंडलाइन से मोबाइल में फोन करने के लिए, मोबाइल से लैंडलाइन में फोन करने के लिए। तो ऐसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो याद रखेंगे, केवल लैंडलाइन से मोबाइल में यदि आप फोन कर रहे हैं तभी आपको 0 लगाना है, बाकी आपको 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करंट अफेयर से ही आपका संबंधित है। आपसे कहा जा रहा है, दिसंबर 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। कौन सा विश्वविद्यालय आपसे कह रहे हैं? एएमयू या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। इस शताब्दी समारोह में भाषण देने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये शताब्दी समारोह में मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसमें भाषण दिया है। 4 विकल्प आपको शो हो रहे हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। उत्तर देंगे आप लोग, उत्तर देंगे आप लोग। चलिए, उत्तर आ रहे हैं मेरे पास में, दोनों सही हैं, बिल्कुल। एक उत्तर मेरे पास में सही आ रहा है दीपक गुप्ता जी का। चलिए, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। अमृता देवी जी बिल्कुल एकदम सही हैं आप। रुचि अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही। देखिए, आपसे कहा जा रहा है दिसंबर 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आपका शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। एकदम सही है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, इसकी स्थापना आपकी एज अ विश्वविद्यालय कब हुई है? 1920। 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा यहां पे अलीगढ़ मोमडन ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज की नींव रखी गई थी। 1920 में यह आपका विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो 1920 से 2020 तक आपका 100 वर्ष। तो यह आपका एकदम सही है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है, इस शताब्दी में भाषण देने वाले देश के प्रधानमंत्री आपके मोदी हैं। यह गलत है, मोदी आपके इसमें दूसरे प्रधानमंत्री हैं, और जो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यहां पे भाषण किया था वो थे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा पहली बार भाषण दिया गया था, और मोदी इसमें भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि मोदी आपके कौन से प्रधानमंत्री हैं? यहां पर होना चाहिए था ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका केवल एक विकल्प सही है, मींस ए फॉर एप्पल, या केवल एक विकल्प इसका आपका सही है, केवल एक ही सही है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत को आपको पकड़ना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प आप देख रहे हैं, तेल शोधन अबादान। अबादान आपका कहां पड़ेगा? अबादान आपका पड़ेगा ईरान में। ठीक,
दूसरा आपसे कह रहे हैं हवाई जहाज, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स आपका कहां पे है? यूएसए में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तीसरा आपसे कह रहे हैं सिंगापुर उद्योग हो गया है, ये सिगार उद्योग है, ठीक है। सिगार उद्योग हवाना, ये आपका हवाना क्यूबा, क्यूबा की ये आपकी कैपिटल भी है। और कांच उद्योग शेफील्ड, शेफील्ड आपका कहां पड़ेगा? यूके में पड़ेगा। तो 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में, आपको पता करना है कौन सा इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर देंगे आप लोग। बिल्कुल सभी लोगों के रिप्लाई दिख रहे हैं। चलिए उत्तर देंगे आप लोग, कौन सा इसमें आपका गलत है। बिल्कुल एकदम सही उत्तर आ रहा है मेरे पास में। 5 का सी उत्तर भी आ रहा है, डी उत्तर भी आ रहा है, ए उत्तर भी आ रहा है। चलिए बी को भी अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो आपका पूरा 4 रन पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए जो भी लोग उत्तर दे रहे हैं, डी उत्तर दे रहे हैं, वो आपका एकदम सही है। मींस जो आपका कांच उद्योग है ये आपका शेफील्ड में नहीं है। तो देख लेते हैं, तेल शोधक कारखाना ये आपका आबादान में है, एकदम सही है। हवाई जहाज ये आपका लॉस एंजल्स, एकदम सही है। हवाई जहाज निर्माण का आपका ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सिगार उद्योग, क्यूबा का सिगार अपने आप में बहुत ही फेमस है। तो ये तीनों सही हैं। कौन सा गलत है? ये आपका कांच इंडस्ट्री है, ये आपकी शेफील्ड में नहीं है, बल्कि ये आपकी कहां पे है? ये है आपकी वेनिस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली चीज। दूसरा जो आपका शेफील्ड है ये कांच के लिए फेमस नहीं है, बल्कि ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है आपका कटलरी के लिए, ठीक। जो भी आपके चाकू, छुरी, बर्तन वगैरह जो आपके बनते हैं वो सब का सब आपका कटलरी में आता है। तो शेफील्ड आपका यूके में है, कटलरी के लिए फेमस है। और वेनिस आपका फेमस है काहे के लिए? कांच के लिए। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो कांच निर्माण सही सुमेलित नहीं है, बाकी शेष तीनों आपके सही सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही क्रम है। तो आपको पकड़ना है कि कौन सा इसमें आपका क्रम सही है। ग्रहों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आप लोगों को शो हो रहे हैं। पहले में कहा जा रहा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूसरे में कहा जा रहा है बृहस्पति, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तीसरे में कहा जा रहा है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चौथे में कह रहा है बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। तो 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में। सही विकल्प का आप लोग चयन करेंगे कि कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है। उत्तर देंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल एक उत्तर मेरे पास में अभी तक सही आया है। ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं ए उत्तर दे रहे हैं, और एक उत्तर मेरे पास में जो सही आया है, बिल्कुल आकांक्षा जी आपका उत्तर एकदम सही है। बाकी ज्यादातर लोगों का उत्तर जो आ रहा है, कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ए। आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है आकार की दृष्टि से। क्वेश्चन में आपसे सूर्य की दूरी के अनुसार नहीं पूछ रहा है। सूर्य की दूरी के अनुसार आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से हैं। तो ये तो आपका सूर्य से दूरी के अनुसार है, तो ए तो आपका होगा ही नहीं। आपसे पूछ रहा है आकार की दृष्टि से। तो चलिए अच्छा है यदि आपको सूर्य से दूरी के अनुसार याद है कि बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है। यह आपका किस प्रकार से है कि सूर्य से दूरी के अनुसार, यही क्रम है और ज्यादातर लोग इस क्रम को याद रखे रहते हैं। तो कुछ मत कीजिए, आप इसी का एक दिन आगे बढ़ा दीजिए। अगर आकार की दृष्टि से आप देख रहे हैं तो आकार की दृष्टि से शुक्र के बाद में कौन सा, बुध के बाद में कौन सा दिन आपका आता है? बृहस्पति। तो देखिए बृहस्पति किस में है? इन 3 में है, मींस ये तो नहीं होगा। शुक्र के बाद में कौन सा दिन आ रहा है आपका? शनिवार। तो शुक्र के बाद शनि इन दोनों में है, मींस ये भी आपका नहीं होगा। अब शनि के बाद में अरुण है या वरुण है, तो याद रखिएगा पृथ्वी को आपने हटाया है तो वी पकड़ लीजिए। वा से आपका कौन सा होगा? वा से आपका होगा वरुण, मींस ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया है सूर्य से दूरी के अनुसार नहीं पूछा गया है, बल्कि आकार की दृष्टि से पूछा गया है। और आकार की दृष्टि से याद रखने का सही तरीका यही है। बुध, बुध के बाद में बृहस्पति, शुक्र के बाद में अगला दिन शनि, और पृथ्वी का आप पकड़ लीजिए वी, वी से आपका वरुण, वरुण के बाद में आपका अरुण, और पृथ्वी फिर किस नंबर पे चली जाती है आकार की दृष्टि से? 5वें स्थान पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका रामसर साइट से है और रामसर साइट पे अच्छी चर्चा हुई है। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग गलत नहीं करेंगे। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। 4 विकल्प आपको शो हो रहे हैं।
भारत की पहली रामसर साइट 1981 में घोषित की गई। भारत की पहली रामसर साइट के लिए कौन सी सन दे रहे हैं? 1981। दूसरा आपसे कहा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट चिल्का झील है। तीसरा आपसे कह रहा है भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील है। चौथा आपसे कह रहा है भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स केरल में है। 4 कथन आपसे कहे गए हैं, गलत कथन आपको पकड़ना है या कौन सा ऐसा कथन है जो आपका असत्य है या सही नहीं है। तो उत्तर देंगे आप लोग। ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं ए उत्तर दे रहे हैं, बी उत्तर भी आ रहा है मेरे पास में। चलिए, तो ए बी 2 रन पूरे हो गए हैं। तीसरे रन के लिए सी उत्तर भी आ गया और डी उत्तर भी आ गया। बिल्कुल एकदम सही आकांक्षा जी, आपका उत्तर एकदम सही है, एकदम सही उत्तर है आपका। चलिए, भारत की पहली रामसर साइट 1981 में घोषित की गई, एकदम सही है, ये मैंने आपको बताया भी था। और जो पहली रामसर साइट आपकी घोषित की गई थी चिल्का झील थी, और चिल्का झील के साथ में केवलादेव वन्यजीव विहार, पक्षी विहार सॉरी, भरतपुर में। तो ये दोनों आपकी 1981 में घोषित की गई थी, एकदम सही है। विश्व की पहली जो आपकी रामसर साइट थी जो आपकी घोषित की गई थी वो आपकी 1974 में ऑस्ट्रेलिया में घोषित की गई थी। ठीक, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट चिल्का झील है, एकदम सही है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, एकदम सही है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट केरल में है, गलत है। भारत में जो सर्वाधिक रामसर साइट हैं ये आपके अपने प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और इनकी संख्या कितनी है? ये है आपकी 6। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट अगर कोई प्रांत लिए बैठा हुआ है या राज्य लिए हुए बैठा है वो आपका उत्तर प्रदेश ही है। ठीक, तो ये आपका जो गलत है वो आपका क्या है? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। मींस आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका डी। चलिए, अब आप लोगों ने सही उत्तर देना शुरू कर दिए। चलिए, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता? और जो प्रोटीन होते हैं वो आपके काहे से बनते हैं? एमिनो एसिड से ही बनते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता? पहला विकल्प एडेनिन, दूसरा है टायरोसिन, तीसरा है गुआनिन और चौथा है आपका साइटोसिन। तो उत्तर देंगे उत्तर देंगे आप लोग कौन सा इसमें आपका 8वें प्रश्न का उत्तर देंगे। 7वें का उत्तर आ चुका है और 7वें में डिस्कस भी हो चुका है। तो 8वें प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे कि इसमें आपका, चलिए बिल्कुल एकदम सही हैं आप हिमांक पाठक जी, बिल्कुल एकदम सही। चलिए, अच्छा कई लोग सी पे हैं, डी भी आ रहा है। चलिए, लेकिन ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं सही उत्तर दे रहे हैं। देखिए डीएनए आपका इसमें कह रहे हैं, देखिए ये जो डीएनए है इसमें आपके 4 नाइट्रोजनी क्षार एक विशेष क्रम में उपस्थित होते हैं। 4 नाइट्रोजनी क्षार। ठीक, कौन कौन से ये 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं? कुछ मत कीजिए, मेरा नाम याद रखिएगा, शॉर्ट में हमेशा याद बने रहेंगे। ATGC। ठीक, ए से आनंद, टी से तिवारी, जी से गुड और सी से कोच। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए कभी कभी अपनी तारीफ कर देना चाहिए। और ए से आपका कौन सा है? वैसे आप याद रखेंगे एडेनिन। टी से आपका कौन सा है? थाइमिन। जी से आपका कौन सा है? गुआनिन। और सी से आपका कौन सा है? सी से है आपका, यहां पे लिखे दे रहा हूं, साइटोसिन। तो ये 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं, यही 4 नाइट्रोजनी क्षार आपके एमिनो एसिड के निर्माण में सहायक होते हैं। तो अब आप देख लीजिए, एडेनिन है, बिल्कुल है, टायरोसिन नहीं है, गुआनिन है और साइटोसिन है। मींस जो आपका सही नहीं है वो आपका कौन सा सही नहीं है? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसको याद रखने का भी सही तरीका यही है। और यदि आपसे ये पूछ लेता है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार किसके साथ में संबद्ध होता है या जुड़ता है, तो ए जुड़ता है किससे? टी से जुड़ता है, और जी किससे जुड़ता है? सी से जुड़ता है। मींस एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन। इसको याद रखने का यही तरीका है, बढ़िया तरीका है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बड़े आसानी से आपको याद बना रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है ये आपसे इंडिपेंडेंटली भी पूछा जा सकता है, बढ़िया प्रश्न है और यह आपका संबंधित है अफीम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो विकल्प आपको दिए गए हैं।
पहले विकल्प में कहा जा रहा है अफीम सूखी पत्तियों से प्राप्त होता है। ये अफीम की जो प्राप्ति होती है काहे से होती है? सूखी पत्तियों से। दूसरा आपसे कह रहा है अफीम का मुख्य अवयव हेरोइन है। अफीम का मुख्य अवयव हेरोइन है। 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग। इसमें आपका क्या होगा? उत्तर देंगे 9 का मेरे पास में उत्तर आना शुरू हो रहे हैं। सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बोथ राइट, बिल्कुल ए बी सी 3 उत्तर आ रहे हैं और इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं आ रहा है। और जो भी उत्तर आ रहे हैं ये आप लोगों के सभी लोगों के उत्तर गलत हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अफीम सूखी पत्तियों से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आपसे समय समय पूछता है, हमेशा ये आप बिल्कुल रटे रहिएगा। अफीम हमेशा प्राप्त होता है काहे से? कच्चे फल के दूध से। तो दूध अगर लिखा रहता है, नहीं तो वो लिखता है क्या? लेटेक्स। ठीक, इसी को इस फल का दूध कहते हैं। ठीक, तो ये जो कच्चा फल होता है, पका हुआ फल नहीं, ध्यान से सुनेंगे, कच्चे फल में चीरा मार दिया जाता है तो उससे जो आपका लेटेक्स या दूध निकलता है उसी से आपका क्या प्राप्त किया जाता है? अफीम। तो पत्तियों से प्राप्त नहीं होता है, यह आपका गलत है। दूसरा कह रहा है अफीम का मुख्य अवयव हीरोइन है। यह भी गलत है, क्योंकि अफीम का मुख्य अवयव हीरोइन नहीं है, बल्कि यह क्या है? मॉर्फिन है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो मुख्य अवयव हीरोइन भी नहीं है, बल्कि क्या है? मॉर्फिन है। मींस इसमें आपके दोनों गलत हैं, इसीलिए इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। ठीक, इसमें आपका कोई भी कथन आपका सही नहीं है। चलिए, इसको एज इट इज आप लोगों को याद रखना है। और अफीम जो है इसका काफी कुछ जो उपयोग होता है वो होता है औषधि में। तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखते हैं कि अफीम का आपका जो सरकारी कारखाना है कहां पे है? आपका गाजीपुर में। और अफीम की जो सरकारी खेती की जाती है ये की जाती है आपके बाराबंकी में। तो इसका औषधि में उपयोग होता है, इसलिए समय समय पे आपसे यहां से प्रश्न बनता है। तो याद रखेंगे कच्चे फल के दूध से प्राप्त होता है और इसका जो मुख्य अवयव है वो है आपका मॉर्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 4 कथन आपको दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछने का एक निश्चित उद्देश्य भी होता है कि एक प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न आपके डिस्कस हो जाते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन आपको पकड़ना है। मींस 3 कथन कोई ऐसे हैं जो सत्य हैं। पहला आपसे कहा जा रहा है प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, पहला कथन। दूसरा आपसे कह रहे हैं मूंगफली में, इस समय सर्दी है लोग खा भी रहे हैं, प्रोटीन और वसा पाई जाती है। तीसरा कह रहे हैं वृद्धों की अपेक्षा, बूढ़ों की अपेक्षा बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। और चौथा कह रहा है आपसे एमाइलेज प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो 4 आपके पास में विकल्प हैं। चलिए उत्तर देंगे आप लोग। चलिए उत्तर देंगे आप लोग। 10वें का मेरे पास में उत्तर आ रहा है और ज्यादातर लोग जो इसका उत्तर दे रहे हैं डी उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं और बी उत्तर भी दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए एक कमेंट में लिए ले रहा हूं, बड़ी देर से कमेंट कर रहे हैं फिजिक्स वर्ड, जो टीचर डेमो दे रहे हैं वो आपको ओरिजिनल क्लास में नहीं मिलते हैं। देखिए मैं डेमो दे रहा हूं आपका समसामयिकी पे, और मुझे ओरिजिनल क्लास में देखना है तो आप लोग बंद रोड पे जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें आप आ सकते हैं, तो ओरिजिनल क्लास में भी मेरा दर्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और अभी से नहीं डेमो दे रहा हूं, डेमो में 3 महीने से दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप सोच समझ के कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको ब्लॉक भी नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, एकदम सही है। कितने प्रतिशत प्रोटीन है? 40%, एकदम सही। और एक चीज याद रखिएगा, हम आप पढ़ते हैं कि दालों में प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस दाल में आपकी प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है, मूंग है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, तो याद रखेंगे सोयाबीन आपका दाल वर्ग में नहीं आता है, और दालों में जो सबसे ज्यादा आपकी प्रोटीन पाई जाती है वो उड़द की दाल में है। अरहर की दाल में काफी कम है, 18% के आसपास है मात्र। ठीक, तो दालों में सर्वाधिक प्रोटीन आपकी किस दाल में पाई जाती है? उड़द की दाल में। यह भी आप याद रखेंगे। दूसरा आपसे कह रहा है मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों पाई जाती है, एकदम सही है।
वृद्धों की अपेक्षा बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए या उनके विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ठीक, क्योंकि जो हमारे ऊतकों का निर्माण होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसमें प्रोटीन एक आवश्यक तत्व है। तो बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, एकदम सही है। एमाइलेज प्रोटीन के पाचन में सहायक है, गलत है। प्रोटीन के पाचन में आपके जो 3 एंजाइम सहायक हैं, उनको आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, वो है आपका रपट, रासे रेनिन, पासे पेप्सिन और टासे ट्रिप्सिन। कि रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये तीनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। एमाइलेज, इसमें आपका माइलेज लगा हुआ है, और माइलेज कौन देती है? कार है, बाइक है, ये आपका माइलेज देती है कि कितने का माइलेज है। और कार से आपका क्या बना है? कार से बना है कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज आपका प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, बल्कि किसका पाचन करता है? एमाइलेज पाचन करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें जो आपका गलत है या सही आपका विकल्प नहीं है, वो आपका डी फॉर डेल इज द राइट आंसर। और इसको याद रखेंगे, रासे रेनिन, पासे पेप्सिन, टासे ट्रिप्सिन, और ये तीनों ही आपके किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। और माइलेज से आप याद रखेंगे कार, और कार से है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज पाचन करता है किसका? एमाइलेज पाचन करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप। 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कह रहा है विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है, और इसको क्या उपनाम दिया गया है? हार्मोन। दूसरा आपसे कथन कहा जा रहा है विटामिन डी को पेलाग्रा रोधी विटामिन कहते हैं। तो 2 कथन है, और फिर वही आपके 4 विकल्प हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। उत्तर देंगे आप लोग, उत्तर देंगे कौन सा इसमें आपका सही विकल्प होगा? केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं? बिल्कुल एकदम सही रोशनी साहू जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपका उत्तर एकदम सही है। अरुण यादव जी बिल्कुल सही हैं। अब तेजी से सही उत्तर आना शुरू हो रहे हैं। चलिए अच्छी बात है ये। चलिए देख लेते हैं इसको। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ये जो विटामिन डी है ये आपका हार्मोन भी कहलाता है, और ये हार्मोन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये क्या करता है? जो पैराथार्मोन है, पैराथायराइड ग्रंथि से जो आपका हार्मोन स्रावित होता है, पैराथार्मोन के साथ में मिलके ये 2 चीजों का नियंत्रण करता है। एक नियंत्रण करता है कैल्शियम का, और दूसरा नियंत्रण करता है किसका? फास्फोरस का। और हमारी हड्डियां किससे मिलकर बनी हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी हैं। ठीक, तो ये पैराथार्मोन को नियंत्रित करता है, इस हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको हार्मोन भी कहते हैं। और पैराथार्मोन काहे को नियंत्रित करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। मींस विटामिन डी की यदि कमी हो जाएगी तो हमको कौन सी बीमारी होगी? हड्डी संबंधी बीमारी होगी। और बच्चों में जो हड्डी संबंधी बीमारी है वो है रिकेट्स, और वयस्कों में होती है ऑस्टियोमेलेसिया। तो ये आपका एकदम सही है। फिर आपसे कहा जा रहा है विटामिन डी को पेलाग्रा रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो पेलाग्रा रोधी विटामिन आप याद रखिएगा। पेलाग्रा रोधी विटामिन जिस विटामिन को कहते हैं, आप कुछ नहीं, आप केवल याद रखें क्या? पानी पी लो, हमेशा याद बना रहेगा, पानी पी ले। ठीक, मींस पा से आपका क्या है? विटामिन B5, नी से आपका क्या है? नियासिन, और पीले से आपका क्या है? यह है आपका पेलाग्रा। और कहीं कहीं पे B3 भी आपको मिल जाएगा। B3 आपका गलत है, आयोग उसको सही नहीं मानता है। जो सही मानता है आयोग, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। ठीक, तो B5 5 से है आपका, पा से है 5 या 5, नी से है नियासिन। तो B5 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। और इसकी कमी से आपको पेलाग्रा रोग होता है, मानसिक बीमारी है, और इसी को कहते हैं पेलाग्रा रोधी विटामिन। तो ये आपका विटामिन डी नहीं है, बल्कि ये कौन सा है? ये है आपका विटामिन B5। मींस ये आपका गलत है। तो इसमें जो आपका सही है वो केवल और केवल एक ही विकल्प सही है। मींस ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तेजी से आपका उत्तर आना चाहिए इस पर। आपसे कहा जा रहा है कौन मुनि त्रय में शामिल नहीं है? 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है, और वशिष्ठ हैं। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, और आपसे क्या पूछा गया है? मुनि त्रय।
कि 3 मुनि ऐसे हैं जिनका आपका एक ग्रुप है या उनका अपना एक बेहतर कॉम्बिनेशन है, तो वही आपको चुनना है कि कौन ऐसा है जिसको मुनि त्रयी में शामिल नहीं किया जा सकता। चलिए उत्तर देंगे आप लोग। बिल्कुल तेजी से उत्तर आ रहे हैं और सभी लोग जो उत्तर दे रहे हैं डी ही उत्तर दे रहे हैं, और कुछ लोग स्पष्ट रूप से लिख के भी भेज दे रहे हैं वशिष्ठ, और कुछ लोग पतंजलि पे आ गए। चलिए पतंजलि नहीं है भाई, जो वशिष्ठ हैं वही होंगे। मुनि त्रयी, इसको याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। पॉपकॉर्न याद रखिए, हमेशा याद बना रहेगा आपका पॉपकॉर्न। बड़ा पा से क्या है? पाणिनि। छोटा पा से क्या है? पतंजलि। कौन से कौन है आपके? कात्यायन। बचे कौन आपके? वशिष्ठ। तो पॉपकॉर्न आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको मुनि त्रयी याद बने रहेंगे। और इनको एक वर्ग में क्यों रखा गया है? एक वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तीनों आपके काहे के रचयिता हैं। इन तीनों ने जो ग्रंथ लिखा है वो किस पे लिखा है? व्याकरण शास्त्र पे ग्रंथ लिखा है। तीनों के आपके ग्रंथ हैं, और ये किस पे हैं? जो भी आपके वैदिक साहित्य में या वेदों में जो भी आपकी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स थी उनको दूर करने के लिए सबसे पहले पाणिनि ने आपका कौन सा ग्रंथ लिखा? यह भी आपसे पूछा जाता है। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। और कात्यायन ने आपका कौन सा ग्रंथ लिखा? कात्यायन ने लिखा था वर्तिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों ही ग्रंथ और इनके रचयिता भी समय समय पे आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपसे पूछ रहा है कि व्याकरण शास्त्र के 3 आपके व्याख्याता कौन हैं या विद्वान कौन है, तो भी आपके यही 3 होंगे, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। और इन तीनों ने व्याकरण शास्त्र पे लिखा, इसलिए इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप बन जाता है, और इन्हीं को कहा गया है क्या? मुनि त्रयी। तो मुनि त्रयी में आपके पॉपकॉर्न आप याद रखेंगे, और साथ ही साथ इन तीनों के व्याकरण शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनका भी नाम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और आपसे कहा जा रहा है मुद्रा के अवमूल्यन का व्यापार संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करता है। 4 विकल्प आप देख रहे हैं, जे वक्र है, फिलिप्स वक्र है, लॉरेंज वक्र है, या फिर लेफर वक्र है। तो उत्तर देंगे आप लोग 13वें प्रश्न का कि मुद्रा के अवमूल्यन का व्यापार संतुलन पर जो प्रभाव पड़ता है, किस वक्र के माध्यम से उस प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल उत्तर देंगे आप लोग, उत्तर देंगे 12वें प्रश्न का, सॉरी 13वें प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल तंजीम फातिमा जी, बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही आया है मेरे पास में। और अब इसके बाद में जो भी उत्तर आ रहे हैं वो लग रहा है धुआंधार तरीके से तुक्के चल रहे हैं। चलिए देखिए, मुद्रा के अवमूल्यन का व्यापार संतुलन पे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो आपका जो वक्र आपका उसको व्यक्त करता है वो है आपका जे वक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुद्रा का अवमूल्यन, यदि मुद्रा के मूल्य, ऐसा नहीं है कि मुद्रा का आपने थोड़ा बहुत मूल्य कम किया और मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। जब आप मुद्रा के मूल्य में, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कितने प्रतिशत से ऊपर की कमी करते हैं तो आपका अवमूल्यन कहलाता है। तो जब यह कमी की जाती है कितनी? 20% से ऊपर की, पहली चीज। और जब मुद्रा का अवमूल्यन आप करते हैं तो जो आपका आयात है, आयात आपका घट जाता है, और जो निर्यात होता है, निर्यात में धीरे धीरे आपके बढ़ोतरी होनी शुरू होती है। तो आयात घट गया, निर्यात आपका बढ़ गया, मींस जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसी को मैं बीओटी लिख दे रहा हूं, इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इस पर आपका कैसा प्रभाव पड़ता है? हमेशा सकारात्मक। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अवमूल्यन का बैलेंस ऑफ ट्रेड पे या व्यापार संतुलन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, तो कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि आयात घट जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, और इसी को जिस वक्र के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है वो है आपका कौन सा वक्र? वो है आपका जे कर्व या जे वक्र। क्लियर है? और कितने प्रतिशत से ऊपर मुद्रा का आप मूल्य में कमी करते हैं तब आप उसे अवमूल्यन कहते हैं? 20%। तो ये भी आपके सारे संदर्भों से आपके प्रश्न समय समय पे बनते हैं, और आगे भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग भी उत्तर दे रहे थे, काफी कुछ लोगों ने उत्तर दिया, कुछ लोगों का उत्तर आ रहा था फिलिप्स कर्व। तो याद रखिएगा, फिलिप्स जो आपका वक्र है, फिलिप्स वक्र आपका जो आपकी मुद्रास्फीति है और बेरोजगारी, मींस जो आपका इन्फ्लेशन है और बेरोजगारी है, इसके आपसी संबंधों को जो एक्सप्लेन करता है या जो व्यक्त करता है वो आपका कौन सा वक्र है? फिलिप्स कर्व है। मींस
अगर आपकी जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी यदि घटती है तो बेरोजगारी घटेगी। मान लीजिए आज की तारीख में आप बेरोजगार हैं, तभी आप अध्ययन कर रहे हैं, और यदि आपकी बेरोजगारी बनी हुई है तो अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो 4 बार सोचेंगे, क्योंकि पॉकेट में पैसा आपका एक सीमित मात्रा में है। लेकिन आपको रोजगार मिल जाए, सिलेक्ट हो जाए, बढ़िया भर के जो है दोनों पॉकेट में पैसा भरा हुआ हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे, मींस डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बेरोजगारी घट गई मींस क्या बढ़ गया आपका, रोजगार। तो रोजगार अगर आपका बढ़ जाता है तो रोजगार बढ़ने का परिणाम क्या होता है, जो आपकी मांग होती है वो मांग आपकी कैसी होती है, बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। और जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो जो आपका इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, तो ये जो आपका संबंध है, इसको जिस कर्व के माध्यम से, जिस वक्र के माध्यम से दिखाया जाता है वो है आपका फिलिप्स वक्र। तो फिलिप्स वक्र आपसे अगर पूछता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को कौन एक्सप्लेन करता है, तो वो है आपका फिलिप्स वक्र। क्लियर है? चलिए तीसरा भी आप देख लीजिए। तीसरा आपसे कह रहा है कौन सा, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र क्या करता है, लॉरेंज वक्र असमानताओं की व्याख्या करता है। यह अमर्त्य सेन के द्वारा इसमें दिया गया था, ठीक, कि विभिन्न प्रकार की जो आपकी समाज में असमानताएं हैं, इन असमानताओं को एक्सप्लेन करता है कौन, लॉरेंज वक्र। और जो आपका लेफर वक्र है, लेफर वक्र बताता है कि कर का 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है आपका अंकगणितीय प्रभाव और एक होता है आपका आर्थिक प्रभाव। ठीक, इन दोनों ही प्रभावों को कर राजस्व पे व्यक्त करता है, वो आपका कहलाता है लेफर कर्व। फॉर एग्जाम्पल, जो कर की दर रखी जाती है इतने परसेंट उतने परसेंट, अगर बढ़ा के आप रख देंगे तो आपकी कर चोरी बढ़ने लगती है। तो उसके लिए एक ऐसी अनुकूलतम स्थिति रखी जाती है कि जहां पर आके लोग कर चोरी ना करें या कम से कम कर चोरी करें। क्यों? क्योंकि यदि आपने कर की दर बहुत ऊंची रख दी तो लोग क्या करेंगे, कर चुकाने से बचेंगे। और यदि आपने कर की एक अनुकूलतम दर रखी हुई है तो लोग उसे चुका देते हैं, तो उसका कर राजस्व पे कैसा प्रभाव पड़ता है, कर राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रभाव को व्यक्त करता है कौन, यह है आपका लेफर कर्व। ठीक, तो ये चारों वक्र आपके इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और समय समय पे चारों से आपका प्रश्न बनता भी रहता है। ठीक, तो यहां पे अवमूल्यन संबंधित जो आपका है वो आपका कौन सा है, जे वक्र है। फिलिप्स कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी संबंध से संबंधित है। असमानताओं से संबंधित लॉरेंज वक्र है और कर से आपका संबंधित है लेफर वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश से पूछा गया है और 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। क्या है आपका सबसे बड़ा पक्षी विहार, कौन सा है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। दूसरा आपसे कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार मैनपुरी में है। कौन सा पक्षी विहार है, जयप्रकाश नारायण। तो 4 विकल्प आपको शो हो रहे हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो आप लोग सही विकल्प का चयन करेंगे कि कौन सा इसमें आपका सही होगा, केवल एक सही होगा, केवल 2 सही होंगे, दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे। चलिए उत्तर देंगे आप लोग, उत्तर देंगे। 14वें का मेरे पास में जो उत्तर आ रहा है, चलिए जो उत्तर आ रहा है, एक गलत उत्तर आ रहा है। बिल्कुल एकदम अरुण यादव जी, बिल्कुल स्मृति वर्मा जी, बिल्कुल एकदम सही जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। इसको याद रखने का बड़ा आसान है, चाहे आपसे पक्षी विहार पूछ लें और चाहे आपसे वन्यजीव विहार पूछ ले। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कभी आप नहीं भूलेंगे। दोनों में ऐसा नंबर है जो आपका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका क्या है, यह है आपका लाख बहोशी। लाख की जो संख्या है वो कैसी है, बड़ी है। कहां पे है लाख बहोशी आपका, यह है आपका कन्नौज में। ठीक, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका लाख बहोशी पक्षी विहार है कन्नौज में, मींस ये आपका जो है ये आपका गलत है। पहली चीज, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार यहीं पे आप देख लीजिए। सबसे बड़ा जानवर आपका कौन सा है, हाथी। हाथी का तत्सम क्या होता है, तत्सम रूप हस्ती होता है, तो ये है आपका हस्तिनापुर।
ये आपका 3-4 जिलों के बीच में है, हस्तिनापुर पक्षी वन्यजीव विहार। तो इसी से आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आप हाथी से याद रखेंगे, हस्तिनापुर। चलिए, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार मैनपुरी में है। गलत है। जो आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, यह आपका जहां पे है वो है आपका कौन सा, बलिया। और पहले इसका नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का पहले इसका नाम था सुरहाताल। तो सुरहाताल पक्षी विहार का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है। और ये कहां पर है, बलिया में है। मींस ये भी आपका गलत है। मैनपुरी में आपका कौन सा पक्षी विहार है, मैनपुरी में एक पक्षी विहार है, उसका नाम है आपका समान पक्षी विहार। तो मैनपुरी में आपका समान पक्षी विहार है, ना कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। कई प्रश्न आपके बनते हैं, अगर आपसे पूछता है सुरहाताल पक्षी विहार का नया नाम क्या कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है। कहां पे है ये आपका, बलिया में। मींस ये आपके दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। मींस डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका डी विकल्प होगा। मींस इसमें आपके दोनों ही गलत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है, यह है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। 4 कथन आपको दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। तो क्या पकड़ना है आपको, असत्य कथन पकड़ना है। पहला आपसे कहा जा रहा है इस समय प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ बेवेल तथा गवर्नर जनरल लिनलिथगो था। 2 चीजें कि प्रधान सेनापति कौन है, बेबेल, और गवर्नर जनरल कौन है, लिनलिथगो। दूसरा आपसे कह रहा है इस आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। तीसरा आपसे कह रहा है इसका प्रस्ताव गांधी ने बनाया था। तीसरा आपसे कह रहा है गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। तो 4 कथन इसमें दिए गए हैं। गलत कथन का आपको चयन करना है, कौन सा इसमें आपका गलत है, गलत कथन का चयन करना है आपको। चलिए उत्तर जो मेरे पास में आ रहे हैं, बिल्कुल केवल एक उत्तर मेरे पास में सही आया है, दिनेश चंद्र मिश्रा जी, यादव अमित, बस केवल 2 ही उत्तर मेरे पास में, राहुल गुप्ता जी। बिल्कुल 3 उत्तर मेरे पास में सही आए हैं। बाकी जितने भी उत्तर आ रहे हैं सारे के सारे उत्तर गलत आ रहे हैं। जितने भी 3 उत्तर छोड़ के सारे उत्तर आ रहे हैं वो गलत हैं। देखिए इस समय प्रधान सेनापति बेबेल था, कमांडर इन चीफ बेबेल था, एकदम सही है। और जो गवर्नर जनरल था ये आपका लिनलिथगो था, एकदम सही है, एकदम सही है। और ये जो लिनलिथगो है, लिनलिथगो ने एक कथन कहा था, वो भी आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। लिनलिथगो ने गांधी के जो तरीके थे, तो लिनलिथगो ने गांधी के जो तरीके हैं इनको कहा है राजनीतिक फिरौती। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछता है किसने गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौती कहा है, कि अगर आपने हमारी ये बात स्वीकार नहीं की तो हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे। तो इसी को इसने क्या कह दिया है, राजनीतिक फिरौती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौती कहने वाला कौन है, तो वो था आपका लिनलिथगो। तो कमांडर इन चीफ आपका बेबेल था और जो गवर्नर जनरल था वो लिनलिथगो था। ये आपका एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहे हैं, चलिए खैर उत्तर किसी का सही नहीं आया, धोखे से मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था, तो आप लोग ग्लैड मत होइएगा, जिन 3 लोगों का नाम लिया है आप लोगों का उत्तर भी गलत ही था। दूसरा आपसे कह रहा है इस आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के ग्वालियर टैंक में पारित हुआ था। ध्यान से आप देखेंगे, आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव आपका ग्वालियर टैंक में नहीं पारित हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था आपका वर्धा में। और कब पारित हुआ था, यह पारित हुआ था 14 जून 1942, वर्धा में पारित हुआ था। ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। घोषणा आपसे नहीं पूछी है, आपसे पूछा है प्रस्ताव। तो प्रस्ताव आपका कहां पारित हुआ था, वर्धा में पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था, यह 14 जून को पारित हुआ था। मींस ये आपका गलत है। तो इसमें जो आपका बी कथन है वो गलत है। तीसरा कह रहा है इसका प्रस्ताव गांधी ने बनाया। देखिए एक चीज और यहां पे याद रखिएगा और उसको नोट भी आप कर लीजिएगा। प्रस्ताव जो है इसमें आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, हमेशा याद बना रहेगा। पहली चीज मैंने ये तो लिख ही दिया है कि प्रस्ताव आपका कहां पारित हुआ था, ठीक। और एक फॉर्मूला आप जो यहां पे ट्रिक आप याद रखेंगे वो ट्रिक है आपकी GNP, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप बोलते हैं, ठीक। जीएनपी आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्ताव को तैयार किसने किया था, तो प्रस्ताव को तैयार किया था किसने? गांधी ने। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेता है इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया वर्धा में, तो इस प्रस्ताव को एन से कौन से नेता हो जाएंगे? नेहरू। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, तो पी से आपके कौन से नेता हैं? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान से देखेंगे और इसको याद भी रखेंगे, ये बड़ा कंफ्यूज्ड होता है, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है तैयार गांधी ने किया था। जैसे आपने प्रस्ताव को तैयार किया तो कोई उठ के उसको प्रस्तुत करेगा, तो प्रस्तुत किसने किया? नेहरू ने प्रस्तुत किया। और पहला सपोर्ट इसको जो दिया था वो किसने दिया था? पटेल ने दिया था। तो ये आप जीएनपी याद रखेंगे, समय समय पे आपसे इससे तीनों से प्रश्न बनते रहते हैं। क्लियर है? तो ये आपका इसका प्रस्ताव गांधी ने बनाया था, एकदम सही। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? नेहरू ने। अगर मैं आपसे पूछ लेता इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? पटेल ने किया था। तो 3 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं, ये आपका एकदम सही है। गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, एकदम सही है। गांधी ने कहा था कि हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, कांग्रेस या तो काम करेगी या फिर मर जाएगी, और इसी को आगे चल के परिवर्तित कर दिया गया था काहे में? डू और डाई, करो या मरो। तो करो और मरो का जो नारा दिया गया था इसी आंदोलन में दिया गया था, मींस डी भी आपका एकदम सही है। और जो गलत है बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, या जो आपका इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बी सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, यह आपका एक तरफ पहाड़ियां लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ लिखी हुई हैं उसकी चोटियां। तो 4 विकल्प आप देख रहे हैं। पहला आपसे लिख रहा है लुसाई पहाड़ी, ब्लू चोटी। कौन सी पहाड़ी कही जा रही है? लुसाई पहाड़ी, और चोटी का नाम है ब्लू चोटी। दूसरा है नागा पहाड़ी, और यहां पे लिख रहा है वो सारामती। तीसरे में कह रहे हैं गारो पहाड़ी, और यहां पे लिखा जा रहा है कल्याण शिखर। चौथे में आपसे कहा जा रहा है पश्चिमी घाट, और यहां पे लिखा हुआ है कालचुबाई। तो 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में। सही विकल्प का या जो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है, मींस 3 ऐसे हैं जो आपके सही सुमेलित हैं, जो गलत सुमेलित हैं उसको आपको पकड़ना है, उसको आप लोग पकड़ेंगे। चलिए उत्तर देंगे। ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं डी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल। स्नेहा गोंड जी बिल्कुल एकदम सही हैं आप। जया जोशी जी बिल्कुल सही। चलिए अब सही उत्तर आना शुरू हो गए हैं मेरे पास में। दीपिका सिंह जी बिल्कुल सही हैं, अब सही उत्तर आना शुरू हो गए हैं। तेजी से सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। तो चलिए देर से आए थोड़ा सा, आप लोग देर से जागे लेकिन दुरुस्त जागे। देखिए जो आपकी लुसाई पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी ब्लू चोटी है, और ये लुसाई पहाड़ी आपकी जिस स्टेट में है वो आपका कौन सा है? वो है आपका मिजोरम। मींस ये आपका एकदम सही है। नागा पहाड़ी नागमती से याद रखिएगा, यहां पे नाग कर दीजिए, यहां पे मती कर दीजिए, तो ये आपकी नागालैंड में है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और नागा पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी सारामती। मींस ये भी आपका सही सुमेलित है। गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपकी कौन सी है? ये है आपकी नौकरेक। और ये जो नौकरेक है ये आपकी जिस स्टेट में है वो स्टेट आपका कौन सा है? वो है आपका मेघालय। क्लियर? तो जो आपका सही सुमेलित नहीं है ये गलत सुमेलित है। जो कल्याण शिखर है, कल्याण शिखर को आप सैडल पीक के नाम से भी जानते हैं, और जो आपकी ये सैडल पीक है ये कहां की चोटी है? ये आपकी अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मींस आपका सी सही सुमेलित नहीं है। जो लोग ज्यादातर लोग उत्तर दे रहे थे डी का, याद रखिएगा पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपकी कालचुबाई है, महाराष्ट्र में पड़ेगी। और पूर्वी घाट पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपकी कहां पड़ेगी? ये पड़ेगी आपकी उड़ीसा में। तो पूर्वी घाट की आपकी महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट की आपकी कालचुबाई है, दक्षिण भारत की अनाईमुंडी है, ठीक। और जो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका गारो पहाड़ी है। गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी आपकी नौकरेक है, और नौकरेक आपका कहां पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका मेघालय में। और जो कल्याण शिखर है वो आपका सैडल पीक कहां पड़ेगी? अंडमान निकोबार में। चलिए यहां पे आके आपके क्वेश्चन पूरे हो जा रहे हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ आपका समय भी पूरा हो जा रहा है, और समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा मैं। तो चलिए यहां पे आके आपके प्रश्न पूरे हो गए हैं। कल पुनः जो है नए प्रश्नों के साथ में, कुछ अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, इसी गति, इसी ऊर्जा, इसी दिशा के साथ में
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा होगी। और अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई आपकी जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई शंका हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता हो कि मुझे ये टफ लग रहा है, तो आप YouTube में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट के माध्यम से आप मुझे सूचना दे सकते हैं। या आपको लगता है कि कुछ इसमें और भी संशोधन हो सकता है, तो आप अपनी सलाह, अपनी राय, अपना मशवरा भी उसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए कल पुनः जो है नए प्रश्नों के साथ में मेरी आपकी मुलाकात होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से मुलाकात होगी, धुआंधार तरीके से प्रश्नों को लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे और भी आपके प्रश्न समाहित हो पाए। 16 प्रश्नों में लगभग हम लोगों ने जो चर्चा की है, लगभग 50 प्रश्नों पर चर्चा की है। तो कोशिश करेंगे कि ये और भी ज्यादा बढ़ जाएं, तो इनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र कुछ अच्छे प्रश्नों या कुछ अच्छे आपका संकलन आप लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को आज के लिए यहीं पर क्लास स्थगित करेंगे और क्या कहता हूं, जान ही रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए और अपना प्रेम विश्वास, स्नेह, आशीर्वाद हमारे चंद्र परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक्स अ लॉट।